हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई घर पर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ाना स्टार्ट किया है और क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो पहले चैप्टर के अंतर्गत मैंने आप लोगों को सबसे पहले वैद्युत आवेश की अवधारणा के बारे में बताया, वैद्युत आवेश के प्रकार के बारे में बताया, आवेश के संरक्षण के बारे में बताया, आवेश का क्वांटीकरण बताया, आवेश की परमाणुकता क्या होती है, मूल आवेश क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, इत्यादि बातों को मैंने आप लोगों को विस्तार से एक एक बात अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। आज उसी क्रम में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताया था, वहीं पर क्लास आपकी एंड हुई थी। तो मैंने कहा था कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि एप्सिलॉन नॉट का मान ये आता कैसे है। ठीक है, तो इन बातों पर चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है। आज उसी क्रम में हम आगे आपको पहले ये बताएंगे कि एप्सिलॉन नॉट तथा के में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है यहाँ पर कि एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट तो आप सभी को पता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन को हम बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष वैद्युतशीलता। यहाँ पर लिख देते हैं हम, एप्सिलॉन को हम बोलते हैं भाई निरपेक्ष वैद्युतशीलता। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। निरपेक्ष वैद्युतशीलता, बहुत ही सरल नोट्स मैं आप लोगों को बनवा दूंगा यहाँ पर। निरपेक्ष वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट को तो मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर के, तो के जो होता है वो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परावैद्युतांक कहलाता है। ये चीज़ सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर आप यही नहीं जान पाओगे तो उसमें संबंध नहीं समझ पाओगे। अब इन तीनों में संबंध क्या होता है, इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो आपका होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। क्या होता है? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, या इसको आप लिख सकते हो के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। के को मैंने रोक लिया, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन के बटे में भेज दिया, तो के इक्वल टू मिल गया एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये बताओगे कि जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है और जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है उसका अनुपात परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। के क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। तो आप ऐसे बताओ कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। ठीक है, और यही होता है परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक, निर्वात की वैद्युतशीलता और निरपेक्ष वैद्युतशीलता में संबंध। समझ गए? छोटा सा रिलेशन था, हमेशा याद रखना। यहाँ पर जो आपका परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है ये एक विमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। के जो है आपका परावैद्युतांक है, ये एक आपकी विमाहीन राशि, याद रखना। ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें यहाँ पर एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है? देखिए, अगर यहाँ पर देखिए तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के होता है। यानी एप्सिलॉन जो होता है, अगर यहाँ पर देखें तो के अगर परावैद्युतांक है, के की कोई जो है बीमा या कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो मात्रक जो होगा, जो बीमा होगी एप्सिलॉन नॉट की, वही मात्रक और बीमा किसकी होगी भाई? एप्सिलॉन की होगी। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है, तो जो बीमा और मात्रक एप्सिलॉन नॉट का होगा वही बीमा और मात्रक एप्सिलॉन का होगा। तो आप सभी को पता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा, तो वही आपका हो जाएगा एप्सिलॉन का। क्लियर? इतनी बात पहले आप क्लियर कर लीजिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी क्रम में हम आप लोगों को ये बताएंगे, इसी क्रम में हमारा जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो एक तरफ आप वैद्युत बल हेडिंग डालेंगे और एक तरफ आप हेडिंग डालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर होता है। ऐसे ही याद आपको अंतर हो जाएगा, इस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए, जो वैद्युत बल का सूत्र होता है
कूलाम के नियम से मैंने आप सभी को बताया कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र पढ़ा होगा, F इक्वल टू जी जहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, m1 m2 अपान में भाई आर स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है, ये वैद्युत बल का सूत्र होता है। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है, यानी उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है। तो पहला अंतर ये हो जाएगा कि वैद्युत बल जो है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और वह प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल आपका आकर्षण प्रकृति का बल होता है, सदैव इसमें आकर्षण ही होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया, क्लियर। दूसरा अंतर, आप इस सूत्र को देखिए, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, यानी जो यहाँ पर वैद्युत बल है वो आवेशों पर निर्भर करता है, यानी आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवेशों के माध्यम पर। भाई याद रखना, आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। कौन सा बल? वैद्युत बल। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र देखिए, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमानों के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमानों के गुणनफल के। और जो वैद्युत बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है वैद्युत बल, तो आप गुरुत्वाकर्षण बल में लिखोगे कि पदार्थों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं द्रव्यमानों पर निर्भर करता है भाई, या द्रव्यमानों के माध्यम पर लिख सकते हैं, द्रव्यमानों के माध्यम पर निर्भर करता है। ये भाई दूसरा आपका अंतर हो गया वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। तीसरा अंतर क्या होता है भाई? तीसरा अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर होता है। तीसरा अंतर, जो आपका वैद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा प्रबल बल होता है, यानी वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने प्रकृति में पाए जाने वाले 4 प्रकार के बल पढ़े थे। पहला आप लोगों ने पढ़ा था वैद्युत बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, और तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। तो इन चारों बलों में जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कमजोर बल था। जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, यानी अधिक शक्तिशाली होता है। कैसे शक्तिशाली होता है वो जानते हैं। वैद्युत बल जो होता है वो आपका शक्तिशाली बल होता है, या आप बोल सकते हो प्रबल बल होता है। किससे भाई? गुरुत्वाकर्षण बल से। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो प्रकृति में पाया जाने वाला भाई सबसे कमजोर बल होता है। तो तीसरा पॉइंट आप ये याद रखना, अंतर। और किस प्रकार वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है? वैद्युत बल जब 2 प्रोटॉनों के बीच कार्य करता है, वैद्युत बल जब 2 प्रोटॉनों के बीच कार्य करता है, यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरी लैंग्वेज लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। वैद्युत बल जब 2 प्रोटॉनों के बीच कार्य करता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल का जो वैद्युत बल होता है इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको Fe से लिखते हैं। तो वैद्युत बल जब 2 प्रोटॉनों के बीच कार्य करता है तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का, यहाँ पर इसको Fg लिख देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होता है? 10 की पावर 36 गुना होता है भाई। वैद्युत बल जब 2 प्रोटॉनों के बीच कार्य करता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 36 गुना होता है, और जब वैद्युत बल 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 43 गुना होता है। किसका भाई? गुरुत्वाकर्षण बल का वैद्युत बल 10 की घात 43 गुना अधिक होता है भाई। ये 2 बातें याद रखना, ठीक है। जब वैद्युत बल 2 प्रोटॉनों के बीच कार्य करता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 36 गुना होता है, और जब वह 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 43 गुना होता है, ठीक है। तो ये होता है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ये 3 अंतर आपको हमेशा याद रहने चाहिए,
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को ये बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। तो अब इसी क्रम में आप अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं व वैद्युत बल रेखाओं के हम गुण भी आपको बताएंगे। देखिए रटना नहीं है, बस थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैंने अभी आप लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया, वैद्युत बल के बारे में बताया कि वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की प्रकृति होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ऐसे बताएंगे कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश किसका अनुभव करे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, बस ये याद रखना है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है भाई, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आगे आप लिख लेना। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वह क्षेत्र आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उम्मीद है कि ये परिभाषा आप कभी नहीं बोलोगे, बहुत ही सरल लैंग्वेज मैंने आप लोगों को ये परिभाषा बता दी। अब चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको भी जान लेते हैं। वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण है जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखिएगा कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। क्या है भाई, निष्कोण वक्र है भाई। ठीक है, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत, मतलब अलग अलग पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। क्या चलता है भाई, एकांक धन आवेश चलता है। ये आपको याद रखना भाई, बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने परिभाषा आपके सामने लिख दी। ठीक है, अब इसको आपको याद करने में बिल्कुल सरलता महसूस होगी। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण है जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। और एक चीज याद रखना, इसी में अगर एक लाइन आप और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा लिखना होगा तो आप लिख सकते हो कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण है जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगली हेडिंग डालोगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, वैद्युत बल रेखाओं के गुण।
भैया वैद्युत बल रेखाओं के 3 गुण मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको यहाँ पर सुनते ही याद हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चित्र बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वैद्युत बल रेखाओं के 3 गुण होते हैं। पहला गुण आपका क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सदैव धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धन आवेश से चलकर, इसको चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से चलकर चलती हैं, यहाँ पर है ना, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो इधर की तरफ तीर बना लेंगे हम। ये हो गया वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण अभी मैंने आप सभी को बताया कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो आप अगला पॉइंट लिखोगे, सुन लीजिए कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट होता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, क्योंकि यदि 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी। एक स्पर्शी रेखा एक दिशा को प्रदर्शित करती है, 2 स्पर्शी रेखाएं 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, और ऐसा असंभव है। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। यदि वे एक दूसरे को काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, और ऐसा असंभव है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के 3 गुण हो गए। ठीक है, तो ये तीनों गुण आप सभी को समझ में आ गए। आपके कुमार मित्तल बुक में ये तीनों प्रॉपर्टी मिल भी जाएंगी, तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए आगे आप लोगों को हम ये बता देते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को ये बता देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, बहुत ही सरल परिभाषा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और बीमा हम जानेंगे। तो यहाँ पर अगली हेडिंग आप लगा लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का मान अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल द्वारा मापते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र का मान या आप ओनली क्षेत्र का मान भी ले सकते हो। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र के मान को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सरल लैंग्वेज में परिभाषा लिखा रहा हूं मैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगने वाले, उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा भाई? बल द्वारा मापते हैं भाई, ये चीज आपको याद रखना है, मापते हैं। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का मान या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल द्वारा मापते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो F/Q0 के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होती है और वैद्युत बल जो होता है वो भी एक आपकी सदिश राशि होती है, इसलिए इस पर वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F/Q। अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन बल का मात्रक और आवेश का मात्रक होता है भाई कूलाम। तो याद रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा, कभी भी मत भूलिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में
एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल द्वारा मापते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसका मात्रक भी आप निकाल लोगे और सूत्र आपका होता है E=F/Q0। क्लियर है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आप लोगों को एक छोटा सा निगमन बताएंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी है। तो चलिए उस निगमन को भी जान लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को जो है खत्म करते हैं। तो अगली हेडिंग आप डालोगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका छोटा सा डेरिवेशन रहेगा। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आपको ज्ञात करनी है? बहुत ही आसान तरीका भाई, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप तुरंत 1 मिनट में निकाल लोगे। देखिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा सुनिएगा। आपका डेरिवेशन का नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक हम बिंदु आवेश मानते हैं, क्यों? जो कि बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। एक आपका बिंदु आवेश है, ठीक है, बिंदु O पर प्लस Q, जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। और इस बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा P है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R मीटर की दूरी पर एक हमारा बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए क्या करते हैं, हम इस बिंदु P पर एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं भाई? Q0 मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो इस प्लस Q0 आवेश पर कार्य करने वाला बल होगा, उस बल की दिशा जो होगी वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। भाई जो बल होगा, आप सभी को कूलाम के नियम में मैंने बताया था कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों तो उन पर कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा जो ये वैद्युत बल होता है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यानी जो वैद्युत बल की जो दिशा होती है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्लस क्यू, इसको प्लस कर लीजिए, प्लस Q0 आवेश पर इस आवेश के कारण कार्य करने वाला हम क्या निकालेंगे? बल निकालेंगे। किस नियम से? कूलाम के नियम से। तो आप ऊपर इतना लिख लीजिएगा कि माना एक बिंदु आवेश, एक लाइन हम लिखेंगे ज़्यादा नहीं, एक बिंदु आवेश Q प्लस Q एक ऐसे माध्यम में स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है, माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक कितना है भाई? K है, जिसका परावैद्युतांक K है। अब इस बिंदु आवेश O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए इस बिंदु P पर एक हम परीक्षण, एकांक परीक्षण धन आवेश प्लस Q0 मान लेते हैं। अब इस पर कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होगा उसकी दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। वो मैंने यहाँ पर कार्य कर लिया। अब कूलाम के नियम से हम ये जानते हैं, इतना आप लिख लेना, यहाँ पर जगह नहीं मेरे पास। कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं कि एक किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो Q0 अपान में कितना हो जाएगा? R²। माध्यम का परावैद्युतांक K है, इसलिए यहाँ पर K लिखेंगे। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 रख देंगे हम। तो ये इसको आप समीकरण 1 मान लोगे। तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी मैंने आपको बताई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा से मैंने आपको बताया कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर
कार्य करने वाला यदि बल F हो तो ये एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर कार्य करने वाला बल F ये है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो F अपान Q0 के बराबर होती है। अब यहाँ पर F का मान इस समीकरण 1 से इसमें रख देंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि F का मान रखने पर, तो F का मान रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आपकी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए कितना मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपान में R² है F का मान, और पूरे के बटे में कितना है आपका Q0, तो ये Q0 से Q0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आपका हो जाएगा Q अपान में कितना भाई R²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे आप, एक लाइन लिखोगे कि निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए जो K का मान होता है भैया वो कितना होता है 1 होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो जब K का मान 1 रख दोगे तो E आपको सूत्र मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मैंने बताया था न्यूटन प्रति कितना होता है भाई कूलम होता है, तो ये चीज़ याद रखना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने क्या किया, एक बिंदु आवेश माना जो कि एक ऐसे माध्यम में स्थित जिसका परावर्तनांक K है। इस बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P माना जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश आपका प्लस Q0 है। इस प्लस Q0 पर कार्य करने वाला जो बल है वो F है। कूलाम के नियम से जो ये बल की दिशा होगी वो इन दोनों आवेशों की मिलाने वाली रेखा की दिशा के अनुदिश होगी। तब यहाँ पर क्या किया मैंने, कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल मैंने निकाल लिया कूलाम के नियम से। उसके बाद इस एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल F है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F1Q0 हो जाएगी। हमने F का मान उठा के यहाँ पर रख दिया, इस प्रकार हमें मिल गया 1/4 K Q अपान R²। K का मान निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होता है, वो रख दिया मैंने, तो हमें मिल गया E=1/4 Q अपान R²। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यह बताया कि एप्सिलॉन नॉट तथा K में क्या संबंध होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को यह बताया कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, ठीक है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, 2-3 अंतरों को मैंने आपको समझाया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कॉपी पर लिख लीजिएगा, 1-2 बार आप जो पढ़ लीजिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। सबसे सरल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को नोट्स बनवा दिया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा मैंने आपको बताई, वैद्युत बल रेखा की परिभाषा बताई, और वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में मैंने बताया कि इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। इसके बाद मैंने आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताई, और उसके बाद बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना बताया। आज की क्लास में इतना ही। ठीक, क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।